दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू बीपीएससी कंसेप्ट वाला। सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका भी बीपीएससी प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो गया है। जो किसी वजह से इस बार रुक गए हैं, आपसे यही आग्रह है कि आप अपना थोड़ा धैर्य बनाए रखें। केस प्रीजुडिस है, तो ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। हम स्टार्ट करते हैं। अभी जो रिजल्ट आया है उसमें क्या कुछ हुआ। रिजल्ट के बाद माननीय कमीशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हर एक तरह की बातें की। उन्होंने एक एक इंडिविजुअल के भी मार्क्स बताए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जो 13 को परीक्षा हुई और जो 4 को परीक्षा हुई उन दोनों को उन्होंने इक्वेट कैसे किया। उनको सारे इंडिविजुअल्स के मार्क्स तक पता थे, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि कितने परसेंटेज सिलेक्शन हुए हैं 4 तारीख से और कितने परसेंटेज सिलेक्शन हुए 13 तारीख से, तो बोलते हमारे पास डेटा नहीं है। अरे आप संवैधानिक संस्था हैं, आपके लिए हमारे अंदर सम्मान है, इसीलिए कुछ ज्यादा नहीं बोलते हैं। जितना डेटा तो आप लेके आए हैं ना, 2 दिन के अंदर आरटीआई से निकलेगा, हम निकाल के देंगे आपको। जो चाहिए था हमें वो नहीं दे पाया आप, क्योंकि आप डर गए। जो 65वीं में हुआ, जो 66वीं में हुआ, उसमें एक सेंटर था, गिन के 250-300 बच्चे होंगे। इसमें 5000 लोग थे। उन 5000 लोगों में से कितने का सिलेक्शन हुआ आप ही बताएं, क्योंकि हम कुछ बोलेंगे तो आप बोलोगे कि भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं, है ना। क्योंकि जब आप गलती करते हो ना, तभी आपको इतने लंबे लंबे प्रेस नोट जारी करने पड़ते हैं। जब आप गलती करते हो तभी आपको इतनी ज्यादा क्लैरिफिकेशंस देने पड़ते हैं। लग तो ऐसे रहा था जिसे स्टैटिस्टिक्स से खेल रहे हैं, 67वीं 68वीं 69वीं और 70वीं का कट ऑफ मैच करा रहे हैं। अरे भाई साहब, जो 68वीं और 69वीं में जो एग्जाम हुआ था उसमें कितने अपीयर हुए थे और कितनों का सिलेक्शन आपने किया था? मुश्किल से 4000। इस बार कितनों का सिलेक्शन कर रहे हैं मालिक आप? 21,000। और कट ऑफ सेम है, तो आप ही समझ जाइए ना। आपको नहीं पता तो बाल बच्चे से पूछ लीजिए, अच्छे बड़े हो गए होंगे, 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ रहे होंगे, उनसे पूछ लीजिए, वो बता देंगे कि इतना जो वेरिएशन हो रहा है किस वजह से हो रहा है। जो कट ऑफ सेम रखते हुए और नंबर ऑफ सिलेक्शन को बढ़ा देते हैं, तो प्रश्न इजी होने के कारण कट ऑफ बढ़ा है कि घटा है, आप समझ लीजिए। आप तो अब आईएएस अधिकारी भी होंगे, ठीक है। ज्यादा बोलना उचित नहीं है। खैर, 2-3 पॉइंट है कि आपने किस तरह से दो क्वेश्चन को इक्वेट किया। आपने कुछ सवाल पूछा 13 तारीख को, दूसरा सवाल 4 तारीख को, और लेकिन आप ये बता रहे हैं कि कट ऑफ सेम है। जब पूछा गया तो आप बोल रहे हैं कि दोनों को मर्ज कर दिया हमने। अरे भाई, कैसे मर्ज किया ये बताइए ना। ग्रेजुएट है हम लोग, इतनी समझ है हमें कि मर्ज किया है दोनों का, नहीं तो दोनों का अलग अलग कट ऑफ होता। हम शायद पढ़ना भी आता है हमको रिजल्ट, ठीक है, लेकिन आपको क्लियर करना चाहिए था। आप संवैधानिक संस्था, आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं बीच सभा में, उस संविधान के ने जो आपको अधिकार दिया है उस अधिकार के तहत आप माइक पकड़े हुए हैं और आप सही जानकारी नहीं पहुंचा रहे हैं, और आप बोलते हैं कि हम भ्रामक खबर फैलाते हैं। कोई बात नहीं। दूसरा, कि आप कट ऑफ कैसे बना दिए। आप जब क्वेश्चन पेपर ही इक्वेट नहीं कर पाएंगे, आप कट ऑफ कैसे बनाए? किस आधार पे आपने कट ऑफ बनाया? हो सकता है 75 कट ऑफ हो, आप उसका बेसिस बताइए बाहर आके, तभी आप ट्रांसपेरेंट कहलाएंगे। वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो कुछ और है। अब क्या है वो तो आप खुद जानते हैं, बताना उचित नहीं है। आपको जितने गर्दनीबाग में बच्चे बैठे थे उनके मार्क्स तो आपने उजागर कर दिए, पता नहीं कि कौन अधिकार दिया आपको उनके मार्क्स को बताने का। लेकिन आप ये नहीं बता पाए कि 4 तारीख से कितने सेलेक्ट हुए और 13 तारीख से कितने सेलेक्ट हुए। क्या क्या मजबूरी थी आपकी, ये भी बता दीजिए। उसके साथ ही बता देते, कल ही बता देते। जो पिटिशनर है उनमें से कितने सेलेक्ट हुए ये आपको पता है। पिटिशनर में से कितने सेलेक्ट हुए, किनका सिलेक्शन नहीं हुआ, किसको कितने मार्क्स आए, ये भी आपको पता है। लेकिन ये पता नहीं है कि 4 तारीख से कितने परसेंटेज लोग सेलेक्ट हुए। क्वेश्चन पेपर अलग है, ये सवाल उठता है, उठना लाजमी है। जब 1 महीने से कोई सड़क पे बैठा हो ना, समझ लो उसके अंदर कितनी विल पावर आती है। याद रखिए एक बात, दुर्बल को ना सताइए जाकी मोटी हाय। दुर्बल को ना सताइए जाकी मोटी हाय, मरी खाल की सांस से लोहा भस्म हो जाए। बाकी आप होशियार हैं, आप समझ लीजिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इस तरह से बीपीएससी का जो रिजल्ट आया वो अपने आप में अभी तक तो समझ नहीं आ रहा है। जिनका सिलेक्शन हुआ है वो थोड़े सीरियस हो जाएं, क्योंकि जो रवैया है इनका, जो रवैया प्रीलिम्स से पहले का अगर यही रवैया रहता ना तो इतनी ज्यादा
कारगुजारियां नहीं होती, इतनी ज्यादा चीजें नहीं होती, इतनी भ्रांतियां नहीं फैलती, जो भ्रामक भ्रामक बार बार बोलते हैं, उपद्रवी बोलते हैं ना, वो सब चीजें नहीं होती, है ना। क्योंकि उन उपद्रवियों को तो शायद एडमिट कार्ड भी आप ही ने दिया था, है ना, हमें तो पता नहीं था, उनको तो पता नहीं था कि उनका जो सेंटर है वो वहां पड़ेगा। खैर, इसके पीछे जो भी कहानी है, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम इन सब चीजों को पीछे छोड़ के। जो भी जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस अगेन। और ये जरूरी है कि आप इनकी मंशा समझ के आगे बढ़ें। जितना जल्दी ये मेंस कराने की इच्छुक हैं, जितनी जल्दी ये चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, हम भी खुश होंगे। चलो, अच्छी बात है, कम से कम ये पता तो चल रहा है, ये इंटरेस्ट तो जता रहे हैं कि हम परीक्षा ले रहे हैं। तो अब हम थोड़ा, आप विद्यार्थियों के लिए भी, कि जो मेंस की तैयारी करना चाह रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ा जाए, क्या बढ़ा जाए, हम उसमें क्या कर रहे हैं, ये भी आपको थोड़ी हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं। अभी जो है हम आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहे थे, निपुण का आंसर राइटिंग चला रहे थे, तो इसमें हम लोग GS1 भी स्टार्ट किए हैं, GS2 की भी स्टार्ट किए हैं, और एसे की भी निपुण की आंसर राइटिंग चल रही है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे एसे वाले में हम लोग 6 एसे देते हैं, 1 महीने में आपका इवैल्यूएशन होता है, और इसके हम लोग इसके साथ साथ 2 मॉडल एसे का डिस्कशन भी करते हैं हम लोग, ताकि पता चले कि आपको लिखना कैसे है। क्योंकि पता नहीं आपको कि वहां जाके इवैल्यूएशन में क्या वो लोग क्राइटेरिया लगा देंगे, तो कम से कम इतना स्ट्रांग रखिए अपने पॉइंट को कि मार्क्स देने में वो कोताही नहीं कर पाए। उसी तरह हमारा GS2 का भी है, इसमें हम लोग पॉलिटी का क्वेश्चन देंगे, और 9 पॉलिटी के क्वेश्चन है, 2 एसे रहेगा, 1 DI रहेगा, और इसमें 10 एसे है। GS1 जो हमारा सिलेबस है उसका हिस्ट्री एंड कल्चर वाले टॉपिक का 10 GS क्वेश्चन रहेगा, 2 DI है इसमें। ये सब हम लोग अभी आंसर राइटिंग में कर रहे हैं। तो क्या होता है आंसर राइटिंग के टाइम पे, कि लोगों को एक्चुअली ये पता नहीं रहता है कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है। क्योंकि लास्ट आज और कल हम लोग करीब 250 से 300 लोगों से बात हुई है, हमारे पूरे टीम की 3-4 लोग लगे हुए हैं इसमें। तो कुछ हमारे निष्कर्ष निकल के आया सामने कि आंसर राइटिंग को वो कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, या फिर कहें तो मेंस को वो किस तरह से समझ रहे हैं। या तो उनको तकलीफ हो रही है कि हम कंटेंट कहां से प्रिपेयर करें। अगर कंटेंट प्रिपेयर कर भी लेते हैं तो फिर उनको लग रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि अगर हम कंटेंट हमने प्रिपेयर कर लिया तो हम कैसे इसको पेपर पे लाएं। क्या वो टेस्ट सीरीज सही रास्ता है, या फिर हम रेगुलर सेक्शनल आंसर राइटिंग करें, है ना। तो इन सब चीजों को लेके हम थोड़ा डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। जो मेंस आंसर राइटिंग है ना, ये एक ऐसी टेक्निक है कि जो आपको डेवलप करनी पड़ती है। वो आप पढ़ के 2-4 दिन पढ़ के 2-4 दिन लिख के नहीं आएगा, वो उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी 1.5 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने आप कंटिन्यूअस आंसर राइटिंग लिखेंगे। अभी से अगर आप अप्रैल में मेंस दे रहे हैं तो आप ये इंश्योर करिए कि आप डेली एटलीस्ट अभी 2 आंसर तो लिख ही रहे होंगे, ठीक है। 2 आंसर कम से कम लिख रहे होंगे, क्योंकि कोई तो टॉपिक आप दिन में पढ़ेंगे आज, उस टॉपिक का तो आंसर राइटिंग कर ही सकते हैं ना। तो आप ये इंश्योर करिए कि 2 आंसर आप डेली लिखिए। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, जैसे आप एक सेक्शन को कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट जैसे GS1 सेक्शन 1 को आपने कंप्लीट कर लिया, तो इस GS1 सेक्शन 1 के करस्पॉन्डिंग आप एक टेस्ट लगाइए। फिर अगर आपने GS1 सेक्शन 2 पढ़ लिया तो इस सेक्शन 2 के अगेंस्ट में टेस्ट लगाइए। और डेली बेसिस पे जब तक आप टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड आंसर लिखिए। क्योंकि अगर कोई टॉपिक आप पढ़ते हैं, सपोज आपने फेडरलिज्म पढ़ा, तो फेडरलिज्म से रिलेटेड बीपीएससी में कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना, किस तरह के सवाल पूछे गए हैं, ये तो आपको पता होगा। आपको उसके थीम की जानकारी होगी कि किस तरह के सवाल पूछे गए हैं अभी तक। और अब जब आप थीम एनालाइज करेंगे तो आपको यह भी अंदाजा लगने लगेगा कि जनरली कैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि जनरल रिपीटेड सवाल रहेंगे। इसमें रिपीटेड नहीं भी रहा तो कौन सा एंगल बचा है उस एंगल पे प्रिपेयर कर लेंगे, और फिर इस पे आप आंसर राइटिंग करेंगे। अगर आपने आज फेडरलिज्म पढ़ा है तो जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उसमें से एटलीस्ट 2 उठाइए और उनको लिख जाइए। उससे आपकी आंसर राइटिंग डेवलप होती रहेगी। या फिर आप जिस तरह का जो प्रोग्राम है हमारा निपुण, उसमें उस तरह के प्रोग्राम में इनरोल करिए, क्योंकि हमने टॉपिक बताया है कि हम बिरसा मुंडा से सवाल पूछेंगे। तो बिरसा मुंडा आपने पढ़ लिया और फिर जो क्वेश्चन है आप उसको अटेम्प्ट करिए। उससे क्या होगा, आपको ये प्रिपेयर हो जाएगा, आपका ये रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आंसर राइटिंग में क्या छोटी छोटी चीजें हैं लोग जनरली स्किप करते हैं। आपको कंटेंट प्रिपेयर करना है। इसमें आंसर राइटिंग से पहले आपको जो फाइनल डी डे है, जो फाइनल एग्जाम है, उससे पहले आपको इंटेंस प्रैक्टिस होना है
है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पढ़ के गए और ये सोच के कि एग्जाम में तो लिख देंगे, यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी हमने लिखा था यहां भी लिख देंगे, ऐसा नहीं होता है। यूनिवर्सिटी एग्जाम अलग गेम था, ये बिल्कुल ही अलग गेम होता है। यहां पे टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है, टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है। और ये जो टाइम मैनेजमेंट है ड्यूरिंग राइटिंग आंसर्स, वो आप इंश्योर कर सकते हैं जब आप फाइनल टेस्ट सीरीज लगाएंगे उस समय, है ना। अभी टाइम की चिंता मत करिए, अभी अपने क्वालिटी ऑफ आंसर्स पे फोकस करिए, क्योंकि जब तक आपके आंसर में क्लैरिटी नहीं होगी, जब तक आपके आंसर में कंसाइज नहीं होगा, आपका एकदम क्रिस्प टाइप नहीं होगा कि जो पूछा है एग्जैक्ट वो और थोड़ा सा उससे ज्यादा कम नहीं होना है, तब जाके आप अच्छा आंसर लिख पाएंगे, क्वालिटी आंसर लिख पाएंगे। फिर है कि अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो आपको ऐसी हैबिट नहीं, जो आपको सपोज आपने कुछ गलत आंसर, आप इंट्रो सपोज आप कंप्लीट पेज में ही इंट्रो भर देते हैं, या बॉडी में आप प्रॉपर डायमेंशन चूज नहीं करते हैं, है ना, या फिर आप जो डायमेंशन लिखते हैं उसको आप जो रिप्रेजेंट करते हैं उसमें थोड़ी समस्या है, वो आप ठीक ढंग से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये कैसे पता लगेगा कि आप सही हैं या गलत? उसके लिए चाहिए रेगुलर प्रैक्टिस और रेगुलर फीडबैक चाहिए आपको। आप जो लिख रहे हैं उस पर आपको फीडबैक चाहिए, इसलिए जरूरी होता है कोई भी इवैल्यूएशन कराना, है ना। तो आप कहीं से भी, आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर लिखोगे, आप कहीं से भी जो भी इंटरव्यू अपीयर्ड हैं, या फिर अगर कोई आपको गाइड करने वाला है, तो आप ध्यान रखो कि आप उनसे जरूर इवैल्यूएट कराओ। और जब इवैल्यूएट कराओ तो ये याद रखो, उनसे सवाल पूछो कि आपने जो इवैल्यूएट किया है, तो जो मैंने इंट्रो लिखा, क्या ये इंट्रो सफिशिएंट है? इसके अलावा और क्या हो सकता था? जो मैंने बॉडी में डायमेंशंस लिए हैं, उन डायमेंशंस को और कैसे डायसेक्ट किया जा सकता है, या उन डायमेंशंस को हम रिप्रेजेंटेशन में फ्लो चार्ट के थ्रू कैसे ज्यादा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डायग्राम्स के थ्रू कैसे रिप्रेजेंटेशन हो सकता है ना, और ज्यादा इंप्रूवमेंट कैसे हो सकता है आपके आंसर्स में। हो सकता है लैंग्वेज का फ्लो गड़बड़ाए, क्योंकि आप अचानक से स्विच कर देते हैं। आप जैसे बॉडी लिख रहे हैं, कोई एक आपने टॉपिक लिखा, फिर दूसरा लिखा, फिर तीसरा लिखा, यहां से यहां की जो स्विचिंग होगी ये भी स्मूथ होना चाहिए, तब जाके अच्छा आंसर माना जाता है और आपको मार्क्स भी उसी अकॉर्डिंग मिलते हैं, है ना। अगर आप 20+ ले आते हैं, 20+ तो ज्यादा हो गया, अगर आप मान के चलो 18+ भी अगर आपका एवरेज मार्क्स आ जाता है ना 38 मार्कर में, तो आप अच्छे पोजीशन में रहोगे। बट ये कोशिश करना है एटलीस्ट 2 क्वेश्चन हर एक पेपर में, है ना, 24-25 के अराउंड में स्कोर करे, तो फिर क्या होता है, मार्क्स बहुत अच्छा हो जाएगा। जनरली हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट में आ जाता है इतना मार्क्स, और पॉलिटी वाले में भी आ जाता है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स और जो भी उससे रिलेटेड केसेस हैं, या फिर फैक्ट्स अगर लिखें, पॉलिटी रिलेटेड फैक्ट्स, तो उसमें मार्क्स आ जाते हैं। तो इसके लिए हमने जो बात किया था स्टूडेंट से, तो हमको यही समझ में आया कि वो लैक कर रहे हैं कि हम पढ़ें कहां से, वो लैक कर रहे हैं प्रैक्टिस कहां से करें। जब हमारे पास आते हैं तो हम सारी चीजें हमारे पास बिखरी हुई थी, अब हमने क्या किया, हम चीजों को अब कंबाइन कर रहे हैं। कंबाइन किस फॉर्म में कर रहे हैं? तो हम एक बैच ला रहे हैं, अमोघ बैच। इसमें हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारा दक्ष 70 ऑलरेडी चल रहा है, मेंस की बैच है, कंटेंट की बैच है, ये एसे 70 जो है ये एसे के लिए है, ये एसे के कंटेंट के डेवलपमेंट के लिए। इसमें कोई राइटिंग एक्सरसाइज नहीं है, दक्ष 70 में कोई राइटिंग एक्सरसाइज नहीं है। दक्ष 70 में GS1 GS2 के जो 3 सेक्शंस हैं, हिस्ट्री एंड कल्चर, करंट अफेयर्स, DI, और जो GS2 का पॉलिटी वाला टॉपिक है, दूसरा इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, और तीसरा साइंस टेक, ये दक्ष 70 में हमने कवर किया है। एसे 70 में जो अलग अलग तरीके के पूछे जाते हैं, इंक्लूडिंग बिहार प्रोवर्ब्स, है ना, बिहार में जो लोकोक्तियां होती हैं उनसे रिलेटेड जो ऐसे पूछे जाते हैं, वो हमने ऐसे 70 में कवर किया है। अब इस बार ये भी चीज देखने में आ रहा है कि जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट है ना, वो फर्स्ट टाइमर्स हैं। फर्स्ट टाइम बहुत सारे फर्स्ट टाइमर्स ने क्वालिफाई किया है, और बहुत सारे जो कंटिन्यूअस मेंस दिए जा रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ इस बार। रीजन पता है आपको किस तरह के सवाल थे? खैर, आई एम नॉट डिमीनिंग हु हैव क्वालिफाइड। जिन्होंने क्वालिफाई किया, बहुत वाले फर्स्ट टाइमर से पहली बार मेंस लिख रहे हैं, उनको अंदाजा नहीं लगता है कि हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए हम इसमें मेंस मेंटरशिप भी इंक्लूड कर रहे हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसमें हम एक अलग से निपुण प्रोग्राम दे रहे हैं, जो अगर आपने दक्ष और ऐसे पढ़ लिया, आपने अपना कंटेंट बिल्डअप कर लिया, तो हम आपको सेक्शनल टेस्ट लेंगे। हम आपका सेक्शनल टेस्ट लेंगे। टेस्ट क्या होता है? टेस्ट सारे टॉपिक पे लिखना नहीं होता है। टेस्ट क्या होता है? उस सेक्शन से आप उठा के आपको सवाल दिए हमने, और आपको उसको अटेम्प्ट करना है, वो हम करेंगे इसमें। तो ये जो प्रोग्राम है, ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है मेंस के लिए। इसमें हमने GS इंक्लूड किया है, ऐसे इंक्लूड किया है। आपको हम ये भी बताएंगे कि कैसे पढ़ना है, चीजों को कैसे आगे बढ़ना है मेंस तक, और एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हम करवाएंगे, जो सेक्शनल टेस्ट होगा। क्योंकि अब जो हम फाइनल करेंगे अराउंड 15 फरवरी के बाद से, हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज लाएंगे। ये टेस्ट सीरीज हम लोग ऑफलाइन करेंगे इन पटना एज वेल एज इन दिल्ली।
ठीक है। मेंस टेस्ट सीरीज हम लोग ऑफलाइन पटना दिल्ली, जैसे हमने प्रीलिम्स की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज करी थी उसी सेम अंदाज में हम लोग मेंस की भी टेस्ट सीरीज करेंगे। वो 15 फेब के बाद कहे तो थोड़ा सा और आगे जैसे जैसे स्टूडेंट का कवर अप होता है वैसे हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग फोकस करेंगे अपने सेक्शनल टेस्ट पे। तो सेक्शनल टेस्ट तो एक तो ये हो सकता है जो हम निपुण के 3 प्रोग्राम हम लोग आपको दिखाए थे हमने, GS1 के, GS2 के और एसए के। एक तो उससे भी किया जा सकता है सेपरेटली। हमने इसमें इसके लिए स्पेशल डिजाइन किया है कि जैसे जैसे कोर्स का ट्रांजिशन होगा वैसे वैसे इसमें टेस्ट दिए जाएंगे आपको। कॉस्ट वगैरह आप देख लीजिए 8500 है। काफी काफी इंक्लूडेड, काफी कंसाइज वे में है। हम इसकी इनरोलमेंट जो है कल से स्टार्ट करें, दैट इज 26 जनवरी। हम अपने रिपब्लिक डे से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। जो मेंस मेंटरशिप होगी जो हम अमोघ बैच में इंक्लूड कर रहे हैं, ये बहुत ही ऐसा बैच होने वाला है जो हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि जो क्लासेस आप देखते हैं कहीं भी, दे कुड बी वेरी गुड इन प्रीलिम्स, लेकिन मेंस के लिए सही तरीके से लोगों को गाइड नहीं कर पा रहे हैं। जो स्टूडेंट हैं दे आर नॉट एक्चुअली गेटिंग प्रॉपरली गाइडेड बाय द मेंटर्स। तो वो जो चीज है वो हम यहाँ फिलअप करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो मेंस मेंटरशिप है ये उनके लिए भी है जो पहले मेंस दे चुके हैं, ये उनके लिए तो एकदम है जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका है, इसको नहीं चूकना है ना। साथ में जो भी चल रहा है चलने दीजिए। और आपको यहाँ सीरियसली अटेम्प्ट करना है मेंस, तो आप ये कोशिश करिए कि टाइम बाउंड मैनर में आप अपने सिलेबस को फिनिश करिए। तो हम इसमें ये कोशिश करेंगे कि हम अपनी तरफ से आपको गाइड करके हम आपका कंप्लीट सिलेबस कंप्लीशन कराएंगे। जो हमारा कंटेंट में सिलेबस कंप्लीट तो हो ही रहा है, लेकिन हम आपसे इंटरेक्शन के माध्यम से आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम आपके साथ वीकली इंटरेक्ट करेंगे। वीकली इंटरेक्ट करेंगे इन ए ग्रुप फैशन, है ना, जैसे ग्रुप टॉक होता है उसमें वैसे हम लोग बात करेंगे। इस इंटरेक्शन में हम आपको टारगेट्स देंगे, हम आपको वीकली टारगेट्स देंगे कि आपको इन 4 वीडियोस के प्रिपरेशन करने हैं, इन आपको 5 वीडियोस तैयार कर लेने हैं। फिर हो सकता है आपको हम क्लास में पूछे भी कि आपने जो वीडियो देखा है लास्ट वीक, क्या आपको नोट्स बनाए हैं आपने, आप अपना वीडियो ऑन करके नोट्स दिखाइए। तो ये भी हम आपसे पूछ सकते हैं। तो हम इस तरह से आपको टारगेट देंगे। आपको हम कुछ असाइनमेंट्स भी देंगे जो आपको खुद ही अपने बेसिस पे, जैसे हम कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, इन सब क्वेश्चंस को आप देख लेना। हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा है ना, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हमने आपको 5 सवाल दे दिए। आपने बोला कि देखो ये 5 सवाल के आंसर लिख लेना, इसकी इवैल्यूएशन हम लोग नहीं करेंगे, बट हम आपको एक असाइनमेंट टाइप देंगे कि आप इस पे लिखो, इस पे नोट्स बना के आप याद रखो तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह से हम लोग आपको टारगेट्स देंगे, असाइनमेंट देंगे। जिनको तकलीफ हो रही है और जिनको प्रॉब्लम है कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनके आंसर में क्या लैकिंग है उनका, तो हम लोग कुछ ऐसा करेंगे, हम लोग कुछ अपॉइंटमेंट बेस्ड करेंगे, है ना, कि आप इस लिंक पे या नंबर पे रजिस्टर कर लें। आप किसी डेट में या किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपको बात करनी है तो आप मेंटरशिप के लिए यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको 1 to 1 आपसे जूम टॉक होगा और आपको बताया जाएगा कि क्या आप और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपने आंसर्स में, और अपनी पढ़ाई को और आगे कैसे एडवांस कर सकते हैं। तो वो चीज जो है वो जनरलाइज नहीं रहेगा, वो उन कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए ही रहेगा। बट ये जो वीकली सेशन है वो हम लोग कंटिन्यूस करेंगे। हम लोग आपको इस तरह से आगे लीड करते चलेंगे कि मेंस में आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, है ना। तो इसकी इनरोलमेंट जो है वो हम लोग कल से स्टार्ट कर रहे हैं। यू कैन ज्वाइन इट। और ऑलरेडी जो रनिंग प्रोग्राम्स में इनरोल्ड हैं वो भी इसमें डिफरेंस अमाउंट जो है वो दे के इनरोल कर सकते हैं। सारी चीज़ आपको पोर्टल पे मिल जाएगी। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पे जो दिए हुए हैं उस पर। ये जो निपुण अमोघ है जो हमने इंक्लूड किया है आंसर राइटिंग, इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो GS1 है, इसके 3 सेक्शन, GS2 है, इसके 3 सेक्शन। तो हिस्ट्री एंड कल्चर, डेटा इंटरप्रिटेशन या करंट अफेयर्स एंड IR और डेटा इंटरप्रिटेशन, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, साइंस टेक। हम ऐसा इंश्योर करेंगे कि GS1 और GS2 इनको मिला के टोटल हम आपको 12 क्वेश्चंस दें। 12 क्वेश्चंस दें। 12 क्वेश्चन मतलब हम ये इंश्योर करेंगे कि एटलीस्ट आपके इस सेक्शन से 2-2 सवाल हों। फिर इसके साथ हम आपको 6 ऐसे की प्रैक्टिस कराएंगे और इन सब का डिटेल्ड इवैल्यूएशन होगा। इन सब का डिटेल्ड इवैल्यूएशन होगा। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और जो आपकी मेंस की प्रिपरेशन है उसको थोड़ा सा और एज दे सकते हैं
बहुत अच्छा मौका है। और जो यहाँ से सेलेक्ट होके जाएंगे स्टूडेंट्स, तो फिर करीब मुझे लगता है कि 3 गुना, 6,000 से 7,000 8,000 कुछ इतना का इंटरव्यू, 6,000 तक का इंटरव्यू हो सकता है। दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, तो लेते रहना। और अभी जो जजमेंट होने वाला, हम लोग उसका बेसिकली वेट कर रहे हैं कि क्या होता है उसमें। ठीक है, बाकी बीपीएससी को तो हमने मैसेज दिया, हमारी तो सोशल मीडिया सब कुछ ट्रैक होती है ना, कर लीजिए ट्रैक। अब जब लीगल नोटिस भेज देते हैं आपको अच्छी बात समझाने के लिए भी, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप हमारे जजमेंट का पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। आप तो माननीय है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।